हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हुड का घोषणा पत्र। फ्रेंड्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? जो मैकाले था, मैकाले की शिक्षा नीति, किस प्रकार मैकाले ने शिक्षा के लिए क्या क्या बातें कही थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर से देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हुड का घोषणा पत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हुड का घोषणा पत्र कब आया था? ठीक है, कौन से सन में हुड का घोषणा पत्र आया था? तो आप लोग वहाँ पे क्या आंसर करके आएंगे? 1854। ठीक है, क्या आंसर करके आएंगे? 1854 ईस्वी। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया कि हुड का घोषणा पत्र कब आया था? तो 1854 में आया था। फ्रेंड्स देखिए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ इसमें हम लोगों को 4 पॉइंट पढ़ना है। कौन कौन सा? एक, जो हुड का घोषणा पत्र था उसकी सिफारिशें क्या क्या थी, मतलब हुड ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या बातें रखी थी। सेकेंड, हम लोग पढ़ेंगे हुड के घोषणा पत्र के गुण क्या थे। थर्ड, पढ़ेंगे हुड के घोषणा पत्र के दोष क्या थे। और फोर्थ, पढ़ेंगे जो हुड ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया था उसको शिक्षा में किस प्रकार वो उपयोगी हुआ, उसका क्या महत्व था शिक्षा में, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट है, यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है कि हुड का घोषणा पत्र कब पारित हुआ था, कब आया था हुड का घोषणा पत्र? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1854 में। ठीक है, हुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में। ये इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसे याद रखे रहिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुड का घोषणा पत्र कब आया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? आगे चले, आगे पढ़े। ठीक है, चले आगे देखते हैं। देखिए, सन 1853 में 1853 में जब कंपनी के आज्ञा पत्र में नवीनीकरण का अवसर आया, तब ब्रिटेन की राजनैतिक क्षेत्र में यह अनुभव किया जाने लगा था कि भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसलिए ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति की नियुक्ति की। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कंपनी में नवीनीकरण कितने टाइम बाद होता है? प्रत्येक 20 वर्ष बाद। जो कंपनी का आज्ञा पत्र होता है उसमें नवीनीकरण होता है, मतलब फिर से उसका नवीनीकरण कब होता है, उसको फिर से कब बनाया जाता है, नई चीज़ों को कब ऐड किया जाता है? तो प्रत्येक 20 वर्ष बाद। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि 1813 में हुआ था, फिर उसके बाद 1833 में हुआ और फिर थर्ड टाइम कब आया? 1853 में आया। ठीक है, तो 1853 में जब कंपनी के आज्ञा पत्र में नवीनीकरण का टाइम आता है तो ब्रिटिश सरकार को यह लगता है कि जो भारतीयों की शिक्षा है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। ठीक है, जो भारतीयों की शिक्षा नीति है, जो नीति बनाई गई थी 1833 में, उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। ठीक है, उनको ये अनुभव होता है कि इसमें कुछ अब परिवर्तन किया जाए, इसलिए ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति का गठन करता है। ठीक है, एक समिति बैठाता है और उसमें बातचीतें करता है कि किस प्रकार क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहिए भारतीयों के शिक्षा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक अभी समझ में आया? यहाँ तक पॉइंट सारे समझ में आए कि 1853 में जब कंपनी के आज्ञा पत्र में नवीनीकरण का टाइम आता है तो ब्रिटिश सरकार को ये लगता है कि भारतीयों की शिक्षा में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए, कुछ बदलाव किया जाना चाहिए जिससे उनकी शिक्षा और अच्छी हो सके। तो इसलिए उसने एक सांसद को बैठाता है, एक सांसद समिति गठन करता है। ठीक है, देखिए अब इसके आगे का समझते हैं। फिर 1854 में कंपनी ने शिक्षा संबंधित एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जिसे कंपनी के संचालक मंडल
के अध्यक्ष सर चार्ल्स हुड के नाम पर हुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। फ्रेंड्स देखिए 1853 में बैठक होती है, फिर जो कंक्लूज़न निकलता है 1854 ईस्वी में कंपनी एक घोषणा पत्र तैयार कर लेती है और जो कंपनी के संचालक मंडल होते हैं, संचालक मंडल के अध्यक्ष कौन होता है? हुड साहब होते हैं। तो हुड ने जो आज्ञा पत्र है उसमें बहुत सारी सिफारिशें अपनी रखते हैं, बहुत सारी नई चीज़ों को ऐड करते हैं, इसलिए इस पत्र को क्या कहा गया था? हुड का घोषणा पत्र कहा गया था। ठीक है, अब पूछेगा कि चार्ल्स हुड कौन थे? तो कंपनी के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, कंपनी के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे कौन? चार्ल्स हुड। और इन्हीं के नाम पर जो 1854 में घोषणा पत्र आया वो इन्हीं के नाम पर रखा गया। क्या? हुड का घोषणा पत्र। फ्रेंड्स अभी तक सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हुड का घोषणा पत्र कब आया था। ठीक है, तो कब आया था? 1854 में। सिर्फ इसे याद रखना है, इसको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे हुड के घोषणा पत्र में क्या क्या बातें कही गई थी, उनकी सिफारिशें क्या थी, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अभी तक आप बस एक चीज़ याद रखिए कि हुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में आया था। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। देखिए इस घोषणा पत्र में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनरीक्षण एवं भविष्य में राजनैतिक पुनर्निर्माण के लिए एक सुनिश्चित बहुआयामी तथा दीर्घकालीन नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयत्न किया गया। इसलिए हुड के घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। फ्रेंड्स देखिए हुड ने क्या कहा कि जो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था है उसका पुनः निरीक्षण करके, उसको पुनः जांच कर उसका पुनः निर्माण किया। ठीक है, क्या किया? पुनः शैक्षिक निर्माण किया और कहा कि जो शिक्षा व्यवस्था वो सुनिश्चित होनी चाहिए, बहुआयामी होना चाहिए और दीर्घकालीन होना चाहिए। इसको हम लोग सूचीबद्ध तरीके से रखेंगे। ठीक है, इसलिए जो हुड का घोषणा पत्र है उसको क्या कहा गया? महाधिकार पत्र कहा गया। फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, आई थिंक पूछा हुआ भी है कि महाधिकार पत्र किसके पत्र को कहा गया है, तो आप लोग वहाँ पे क्या करके आएंगे? हुड का घोषणा पत्र करके आएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको कितने पॉइंट याद रखना है? 2। एक, हुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में आया था। सेकंड क्या याद रखना है कि हुड के घोषणा पत्र को और क्या कहा गया था? महाधिकार पत्र कहा गया था। या फिर ये पूछेगा कि महाधिकार पत्र किसके पत्र को कहा गया था, तो आप क्या लिख कर आएंगे? हुड का घोषणा पत्र। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक समझ में आया ना सभी को? आगे बढ़ें, चले आगे देखते हैं। देखिए इस घोषणा पत्र में तत्कालीन भारतीय शिक्षा को एक नवीन दिशा प्रदान की। जो यह हुड का घोषणा पत्र था वो तत्कालीन भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान करता है, क्योंकि इसमें नई नई चीज़ें ऐड होती हैं, नया कुछ बदलाव होता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को ऐड करते हैं हुड, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते हैं जो भारतीय शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, बहुत अच्छा होता है। तो ये क्या करता है, जो भारतीयों की शिक्षा की थी उसको एक नवीन दिशा प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें क्या क्या थी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें क्या क्या थी। अभी तक हम लोगों को सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना था। क्या क्या? कि हुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में। सेकंड क्या याद रखना है कि हुड के घोषणा पत्र को क्या कहा गया था? तो महाधिकार पत्र कहा गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना सभी को? अब पढ़े हुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें। चले देखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप एग्ज़ाम में
पॉइंट वाइज लिखते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम को मैंने भी दिया है। तो अगर आप चीज़ों को सिर्फ वैसे आंसर के थ्रू लिख देते हैं जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, या फिर चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो जब चीज़ को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, पॉइंट डाल कर लिखेंगे, तो एग्ज़ामिनर उसमें अच्छा मार्क्स देखता है, आपको पूरा मार्क्स देता है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आप एग्ज़ाम देने जाना अगर, तो चीज़ों को कोशिश करना कि पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है, उस पर अच्छा नंबर मिलता है। तो चले देखते हैं हुड के घोषणा पत्र के उद्देश्य क्या क्या थी और उन्होंने किन किन बातों को रखा था अपने घोषणा पत्र में। ठीक है, देखिए शिक्षा नीति के संगठन के उद्देश्य, ठीक है, हुड के जो घोषणा पत्र था उसके लिए शिक्षा नीति के संगठन के उद्देश्य क्या क्या थे देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए हुड के घोषणा पत्र में शिक्षा को सरकार का दायित्व स्वीकार करते हुए यह कहा गया कि कोई भी अन्य विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं कर सकता जितना कि शिक्षा। देखिए हुड ने क्या कहा कि कोई भी अन्य विषय हमारा इतना ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती जितना कि शिक्षा करता है। ठीक है, ये इसी को ध्यान में रखते हुए इनका ये कहने का मतलब था कि शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शिक्षा जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इन्होंने कहा कि कोई भी अन्य विषय हमारा ध्यान उतना आकर्षित नहीं कर सकती जितना कि शिक्षा कर सकता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने नए नए बदलाव किए। क्या क्या बदलाव किए हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है क्या, शिक्षा का पाठ्यक्रम। हुड ने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस प्रकार हमें शिक्षा का पाठ्यक्रम रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, शिक्षा का पाठ्यक्रम। देखिए इस घोषणा पत्र में भारतीयों के संदर्भ में यह बात स्वीकार की गई कि पाठ्यचर्या भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जाए एवं इनको प्रोत्साहित किया जाए। फ्रेंड्स देखिए हुड ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा, हुड ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में यह कहा, जो शिक्षा का सिलेबस है, उन्होंने ये कहा कि जो शिक्षा का सिलेबस होना चाहिए कैसा होना चाहिए, भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। भारतीय भाषाओं को भी शिक्षा के सिलेबस में स्थान दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्राच्य और पाश्चात्य का विवाद पढ़ा था, उसमें यही विवाद हुआ था कि भारतीयों की शिक्षा जो है वो किस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक यही विवाद चल रहा था ना, कि सबका कहना था कि प्राच्य लोग का कहना था कि जो भारतीयों की शिक्षा है भारतीय भाषाओं में होना चाहिए, और पाश्चात्य लोग का ये मानना था कि भारतीयों की शिक्षा किसमें, अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। तो हुड ने ये बताया कि जो शिक्षा का सिलेबस हो उसमें भारतीय भाषाओं को भी स्थान दिया जाए अंग्रेजी के साथ साथ। ठीक है, साथ ही भारतीयों की उन्नति के लिए यह भी आवश्यक है कि उन्हें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की भी अनिवार्य रूप से बोध कराया जाए। ठीक है, देखिए हुड का कहना ये था कि भारत की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की भी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह भारतीयों की उन्नति के लिए क्या था, आवश्यक था। देखिए फ्रेंड्स, जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था भारतीयों की उन्नति के लिए। ठीक है, तो हुड ने ये कहा कि भारत के लोगों की भाषाओं को भी स्थान दिया जाए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमारी भाषा जो भारत में जो हर जगह की अलग अलग भाषा होती है, तो उस भाषा को अचानक से पूरा छोड़ के अंग्रेजी माध्यम से सारी चीज़ें पढ़ाया जाए, तो कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा ना, अचानक से कोई चीज़ें नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन हुड साहब का ये कहना था कि भारतीय भाषा को भी ध्यान में रखा जाए और उन्हें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का भी उसका भी बोध कराया जाए ताकि उनकी उन्नति अच्छे से हो सके। ये अच्छी बात, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। ठीक है, इस घोषणा पत्र में यह लिखा गया कि हम पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का भारत में प्रयास होते देखना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि हम पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का भारत में प्रयास होते देखना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने भारतीय भाषाओं को भी ध्यान में रखा, मतलब भारतीय भाषाओं के साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की भी शिक्षा दी। इनका यही कहना था कि जो शिक्षा का सिलेबस हो
जो शिक्षा का पाठ्यक्रम हो वो भारतीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए और उसके साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भी ऐड किया जाए। ठीक है, इन्होंने दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आया सभी को, शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। बस आप लोग इजी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि जो होड साहब थे उन्होंने शिक्षा के सिलेबस में दोनों भाषाओं को, जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान था और जो भारत की भाषा थी, जो भारतीय भाषा थी, दोनों को एक साथ रखा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा का माध्यम। देखिए वही चीज़ है, शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। तो हुड के घोषणा पत्र में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। इन्होंने दोनों भाषाओं को बराबर का इम्पोर्टेंट दिया, अंग्रेजी भाषा को भी और भारतीय भाषा को भी। अंग्रेजी भाषा वहाँ पढ़ाया जाए जहाँ उसकी मांग हो। इनका ये कहना था कि अंग्रेजी भाषा वहाँ पढ़ाया जाए जहाँ क्या हो, इसकी मांग हो। अंग्रेजी शिक्षण उस जिले के देसी भाषाओं के अध्ययन के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए। इनका ये भी कहना था कि जहाँ पे जैसे कि हर जगह की, हर ज़िले की या फिर हर जगह की मातृभाषा जो मदर टंग होती है भारत में वो अलग अलग होती है। तो इनका ये कहना था कि वहाँ के भाषा के साथ साथ अंग्रेज़ी शिक्षा को भी ऐड कर दिया जाए। ठीक है, ताकि बच्चों को भारतीय भाषा और अंग्रेज़ी शिक्षा ज्ञान, जो अंग्रेजी पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है, उसका दोनों का बच्चों को क्या मिल सके, लाभ मिल सके ताकि भारतीयों की उन्नति हो सके। ठीक है, तो जो हुड का घोषणा पत्र है इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई है। इसमें इन्होंने दोनों चीज़ को इम्पोर्टेंट दिया, अंग्रेजी भाषा और भारतीय भाषा दोनों को। तो यहाँ तक समझ में आया। अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़े, कौन सा, शिक्षा का सिलेबस कैसा होना चाहिए, दूसरा शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने हिंदी मतलब भारतीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को ध्यान में रखा। ठीक है, दोनों को एक साथ रखा है। इनका ये कहना था कि अंग्रेजी वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाया जाए, अंग्रेजी वहाँ पे ज़्यादा रखा जाए जहाँ इसकी मांग हो, जहाँ अंग्रेजी की ज़्यादा मांग हो वहाँ उनको अंग्रेजी में शिक्षण दी जाए और अदर जगह पे जहाँ पे जिसकी मातृभाषा है उसके साथ अंग्रेजी को भी ऐड कर दिया जाए। ठीक है, ये किसका कहना था, हुड साहब का। ठीक है, तो 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े, 2 सिफारिशें पढ़ लिए, कौन सा, शिक्षा का सिलेबस कैसा होना चाहिए, दूसरा शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप अपने एग्जाम में ऐसे पॉइंट डाल के आंसर लिखते हैं कि जैसे पूछा, आपको क्वेश्चन पूछा कि हुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें कौन कौन सी थी, तो आप पहला पॉइंट डाल देंगे कि शिक्षा का सिलेबस कैसा होना चाहिए, उसमें लिख देंगे। फिर लिख देंगे शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम, उसमें कुछ लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छा मार्क्स देगा। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो फिर मैंने ऐसे बस कोई भी क्वेश्चन पूछा था बस ऐसे डायरेक्ट उसका आंसर लिख देती थी। तो उसमें मैंने सही लिखा था, फिर भी मुझे उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिला जितना कि मैंने पॉइंट करके लिखा था उस पर मिला। ठीक है, तो आप लोग पॉइंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा चीज़ों को पॉइंट में लिखने का। ठीक है, इससे एग्जामिनर को अच्छे से चीज़ें जल्दी से, मतलब कि आप पॉइंट करके आप लिखेंगे तो उसको देखते हुए तुरंत पॉइंट पे नज़र जाएगी, तुरंत उसको लगेगा हाँ बच्चा ठीक लिखा है, इसको पूरा नंबर दे दिया जाए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, श्रृंखलाबद्ध विद्यालयों की स्थापना। इन्होंने, हुड ने क्या कहा कि जो विद्यालय है उसकी स्थापना कैसे की जाए, श्रृंखलाबद्ध की जाए। ठीक है, देखिए घोषणा पत्र में शिक्षा के सुसंगठित विकास के लिए श्रृंखलाबद्ध विद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया। हुड ने क्या कहा कि जो विद्यालय की स्थापना हो कैसी हो, श्रृंखलाबद्ध हो। ठीक है, जैसे कि पहले प्राथमिक स्कूल हो, फिर मिडिल स्कूल हो, फिर हाई स्कूल हो, फिर कॉलेज, फिर इसके बाद विद्यालय। फिर जैसे बच्चा प्राथमिक स्कूल में पढ़ा, फिर मिडिल में जाएगा, फिर हाई स्कूल में जाएगा, फिर कॉलेज में जाएगा, फिर इसके बाद विश्वविद्यालय में जाएगा। तो इनका ये कहना था कि स्टेप वाइज, ठीक है, इस स्टेप वाइज विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए। स्टेप वाइज विद्यालय का क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्कूल हो गया, फिर मिडिल स्कूल की व्यवस्था की जाए, फिर हाई स्कूल की जाए, फिर कॉलेज की, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो समझ में आया 3 पॉइंट, कौन कौन सा, शिक्षा का सिलेबस कैसा होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, और जो विद्यालय है उसकी स्थापना किस प्रकार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए, मतलब स्टेप वाइज होना चाहिए। ठीक है, अभी तक 3 पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। हुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें में 3 पॉइंट समझ में आया। अब आगे देखें नेक्स्ट क्या है, जन शिक्षा विभाग की स्थापना।
नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, जन शिक्षा विभाग की स्थापना। देखिए हुड के घोषणा पत्र में सिफारिश की गई कि प्रत्येक प्रांत में एक जन शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा संचालक होगा, जिसकी सहायता के लिए उप शिक्षा संचालक, निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक की नियुक्ति किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ट्रेनिंग लगती है तो हम जाते हैं स्कूल में पढ़ाने, तो उसके पहले हमें बीआरसी पे जाना पड़ता है। वहाँ हमें जाके जो हमें लेटर मिला रहता है उस पे साइन वगैरह कराना रहता है, वहाँ पे नोट कराना रहता है कि हमारा इंटर्नशिप यहाँ पे लगा है। तो क्या प्रत्येक केंद्र में मतलब एक बीआरसी, जैसे बीआरसी समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि बीआरसी है, ठीक है। तो बीआरसी के जो निरीक्षक होते हैं वो हर एक स्कूल का निरीक्षण करते हैं कि स्कूल में ठीक से पढ़ाई हो रही है कि नहीं, क्या चीज़ें चाहिए स्कूल में, स्कूल के वातावरण के लिए सारी चीज़ें फुलफ़िल है कि नहीं, बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत हो सारी चीज़ें उन्हें मिल रही है कि नहीं, तो सबका निरीक्षण करते हैं। तो बोर्ड ने क्या कहा कि जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, ठीक है। प्रत्येक प्रांत में एक जन शिक्षा विभाग हो, ताकि जितने भी स्कूल है उस प्रांत के जितने भी स्कूल है उसकी निगरानी किया जाए, उसका निरीक्षण किया जाए, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, ठीक है। उसके लिए इन्होंने एक सर्वोच्च अधिकारी, मतलब जो जन शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी हो, उसके ऊपर उसके संचालक हो, उसके निरीक्षक हो, उसके सहायक निरीक्षक हो, जो क्या करेंगे, विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और जो भी रिपोर्ट होगा उससे जन शिक्षा विभाग को देंगे। और जो जन शिक्षा विभाग का संचालक होगा वो वर्ष के अंत में रिपोर्ट को सरकार को प्रस्तुत करेगा कि कितना प्रगति हुआ है उस स्कूल में, एक साल में कितनी प्रगति की गई है, स्कूल के चीज़ों को किस प्रकार मेंटेन किया गया है, उसको सरकार को सौंपेगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? तो हुड ने क्या कहा कि प्रत्येक प्रांत में एक जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, ठीक है, ताकि जो स्कूल हो, जो विद्यालय हो, उनका अच्छे से निरीक्षण किया जाए और जो भी चीज़ें आवश्यक हो उसको फुलफ़िल किया जाए, और साल के अंत में स्कूल की प्रगति का रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपा जाए, ठीक है। वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रांत की शिक्षा संचालक अपने प्रांत की शिक्षा प्रगति रिपोर्ट सरकार को भेजेगा, ठीक है। वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रांत का जो शिक्षा संचालक होगा वो अपने प्रांत के शिक्षा प्रगति की रिपोर्ट क्या करेगा, सरकार को भेजेगा। इस प्रकार सरकार को भी पता चलेगा ना कि जो स्कूल है, जो कॉलेज है, जो विश्वविद्यालय, उसमें शिक्षा अच्छे प्रकार से दी जा रही है कि नहीं, सारी चीज़ें फुलफ़िल है कि नहीं, बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा मिल रही है कि नहीं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जन शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को ये पॉइंट? अभी तक 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। कौन कौन सा पढ़ा बताइए जल्दी। पहला पढ़ा कि शिक्षा का सिलेबस कैसा होना चाहिए। सेकंड पढ़ा शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा कि विद्यालय की स्थापना किस प्रकार होना चाहिए, तो श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए, ठीक है, स्टेप वाइज होना चाहिए, श्रृंखलाबद्ध तरीके से विद्यालय की स्थापना होना चाहिए। चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जन शिक्षा विभाग की स्थापना, प्रत्येक प्रांत में क्या होना चाहिए, जन शिक्षा विभाग की स्थापना होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में पूरा मार्क्स मिलेगा, तो आप लोग इसी तरह लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्या, महिलाओं की शिक्षा। देखिए हुड ने महिलाओं की शिक्षा को भी ध्यान में रखा। इन्होंने क्या कहा कि महिलाओं की शिक्षा की महत्ता को क्या किया, स्वीकार किया, और इन्होंने ये कहा कि जो बालिका विद्यालय है, जो गर्ल्स कॉलेज या गर्ल्स स्कूल है, उसमें अनुदान देने की घोषणा की। क्या की, अनुदान देने की घोषणा की गई उन स्कूल्स में, उन विद्यालय में, ताकि महिलाओं की शिक्षा को क्या किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को महत्व दिया कि महिलाओं की शिक्षा भी क्या है, ज़रूरी है। उसके लिए जो कॉलेज थी, जो बालिका विद्यालय था, उनको अनुदान देने की घोषणा की अपने किसमें, घोषणा पत्र में, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक कि हुड ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं की शिक्षा की महत्ता को स्वीकारा और जो बालिका विद्यालय है उसमें अनुदान देने की घोषणा की, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ें। देखिए छठा पॉइंट क्या है आपका, विश्वविद्यालयों की स्थापना। हुड ने क्या कहा कि सरकारी छात्रवृत्ति में स्थानीय अभ्यर्थियों को
देखिए, सरकारी छात्रवृत्तियों में स्थानीय अभ्यर्थियों को उनकी उच्च शिक्षा उपलब्धि तथा बढ़ती यूरोपियन व एंग्लो इंडियन व्यक्तियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, इनका ये कहना था कि जो छात्र होते हैं, वो जो अभ्यर्थी होते हैं, वो उच्च उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए, मतलब उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो उपलब्धियां रखते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, उनके लिए इंडिया में, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना चाहिए। ठीक है, ये हुड ने अपने घोषणा पत्र में कहा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ें। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट था इनका कि व्यावसायिक शिक्षा। इनका ये कहना था कि भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। प्रत्येक प्रांत में ऐसी शिक्षण संस्थाएं खोले जाए जिनमें भारतीय युवक विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त कर सके। व्यावसायिक शिक्षा दूर के दो उद्देश्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, व्यावसायिक शिक्षा देने के, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ देने लिख लीजिएगा आप लोग, व्यावसायिक शिक्षा देने के दो उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य थे? पहला था कि बेरोजगारी दूर करना। ठीक है, देखिए जो हुड साहब थे उन्होंने क्या कहा कि भारत के लोगों को व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। ठीक है, मतलब व्यवसाय में, जैसे कि कोई जिस फील्ड में व्यवसाय करना चाहता है, बिजनेस, एक तरीके से बिजनेस वाली शिक्षा जो होती है, आप लोग अच्छे से समझते हैं ना बिजनेस वाली शिक्षा किस प्रकार दी जाती है, किसी बिजनेस के बारे में उनको डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, तो हुड ने कहा कि भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा भी देना चाहिए ताकि वो अच्छे से व्यवसाय कर सके, अच्छे से बिजनेस कर सके, और जिससे भारत में बेरोजगारी दूर हो सके। ठीक है, जैसे अगर कोई खेती करना चाहता है, ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए, कोई खेती करना चाहिए तो उसको खेती के बारे में शिक्षा दे ताकि वो अच्छे से खेती कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उपज कर सके। ठीक है, तो उसको खेती के बारे में शिक्षा दे ताकि वो उस फील्ड में आगे जा सके और भारत में जो बेरोजगारी है वो दूर हो सके। ठीक है, समझ में आए? कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसको उस फील्ड में अच्छे से शिक्षा दी जाए ताकि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, और जो भारत में बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए भी इन्होंने कहा कि भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देना चाहिए। दूसरा उद्देश्य इनका ये था कि व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा सरकारी नौकरी के लिए योग्य बनाना। इनका ये कहना था कि व्यावसायिक शिक्षा के जरिए उनको सरकारी नौकरी के योग्य बनाना। ठीक है, इसलिए भारतीयों को भी व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, ये हुड ने अपने घोषणा पत्र में कहा। ठीक है, ये इनकी सिफारिशें थी। समझ में आता तक? नेक्स्ट है मुसलमानों की शिक्षा। देखिए फ्रेंड्स, हुड ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए भी कहा कि मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। मुसलमान जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, अतः उन्हें शिक्षा की ओर उन्मुख कराने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इनका ये कहना था कि उस टाइम पे जो मुस्लिम लोग थे वो शिक्षा में बहुत पीछे थे, इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सके, उन्हें शिक्षा की ओर उन्मुख करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया तक? हम लोगों ने कितने पॉइंट पढ़े फ्रेंड्स? देखिए, हम लोगों ने हुड के जो हुड का घोषणा पत्र था उसमें हुड ने क्या क्या सिफारिशें रखी थी। पहला क्या था आपका कि शिक्षा का सिलेबस कैसा होना चाहिए, शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। सेकंड क्या था, शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। थर्ड क्या था कि विद्यालय की स्थापना किस प्रकार होना चाहिए, तो किस प्रकार होना चाहिए, स्टेप वाइज, श्रृंखलाबद्ध। ठीक है। फोर्थ क्या था कि प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए ताकि स्कूलों की अच्छे से निगरानी हो सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। फिर हम लोगों ने महिलाओं के लिए शिक्षा पढ़ा। फिर हुड ने क्या कहा कि महिलाओं के लिए शिक्षा किस प्रकार होना चाहिए, जो अब महिलाओं का स्कूल है उसमें अनुदान देने की घोषणा की। फिर विश्वविद्यालयों की स्थापना कराने की बात कही अपने घोषणा पत्र में। व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही और मुसलमानों की शिक्षा के लिए भी बात कही। ये सारी क्या थी, हुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें थी। ठीक है, समझ में आया सभी को? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप इसी प्रकार पॉइंट वाइज लिखिएगा, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स,
आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग को बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, इसके आगे हम लोग हुड के घोषणापत्र का गुण क्या है, उसका दोष क्या है, इसके आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय सभी को।